Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss some more important questions which are related to chapter cell. Okay? अब ये जो सेल चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है और आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, इससे पहले दो वीडियो सेल चैप्टर की आ चुकी है, उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. अब ये थर्ड पार्ट होगा आपका. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स. क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होंगे. ओके, तो डिफरेंशिएट होगा इसके अंदर. तो पता है आपको कि किस तरीके से डिफरेंट होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो देख लेते हैं, एक टेबल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है. ओके, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखते हैं कि शेप ऑफ द सेल कैसी होगी. ओके, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो प्लांट सेल लार्जर होते हैं. कितने? एनिमल सेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? प्लांट सेल्स बड़े होते हैं एंड हैव आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप. या तो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे स्टूडेंट या फिर स्क्वायर शेप के होंगे. ओके, एनिमल सेल्स क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं एज कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स. ओके, तो शेप ऑफ द सेल हो गया. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? सेल वॉल. कि सेल वॉल कैसी होती है? तो सेल वॉल तो कैरेक्टरिस्टिक होगी किसकी? प्लांट सेल की. एनिमल के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो हमेशा याद रखना सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी इन केस ऑफ एनिमल सेल. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल तो क्या होगा? प्रेजेंट होती है सेल वॉल. ओके, और सेल वॉल बनी किसकी होती है? तो सेलुलोज की बनी हुई होती है. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. अगर मैं फंगस की बात करती हूँ, फंगाई की बात करती हूँ तो किसकी होती है? काइटिन की. ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सेंट्रियोल. अब जिस तरीके से सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट थी? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट थी, उसी तरीके से स्टूडेंट प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल क्या होगा? एब्सेंट होगा. जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं. गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट बढ़ जाते हैं. फोर्थ पॉइंट है ये आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेल है और इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है? ग्रीन कलर आता है. अब ग्रीन कलर एनिमल्स में तो आता नहीं है स्टूडेंट. इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, बट एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके, आगे बढ़ जाते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं. तो अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूं तो वैक्यूल्स लार्जर साइज का प्रेजेंट होता है और परमानेंट होता है. और अगर मैं एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करूं तो टेम्पररी होता है और अगर होगा तो स्मॉल साइज का होगा. जनरली क्या होता है इसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. इसके अंदर प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये हेल्प करेगा. ओके, तो ये बात आपको समझ आई कि हमने कैसे कैसे इस चीज को डिस्कस किया है. ये 5 पॉइंट है. शेप ऑफ द सेल हो गया, या फिर सेल वॉल के बारे में हो गया, सेंट्रोसोल या फिर सेंट्रोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स. ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. ये डिस्कस देख लो, ये डायग्राम है प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर. ओके, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका. आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. क्वेश्चन समझ आया कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, रप्चर हो जाती है तो क्या होगा? तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? उसको सबसे पहले तो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सेलेक्ट करके कुछ मटेरियल्स को परमिट करती है. ओके, फैसिलिटेट करती है सेल के अंदर जाने से, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बोला जाएगा. अगर ये रप्चर हो जाती है तो सेल के कॉम्पोजिशन में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस आएगा ही. तो हम देख लेते हैं एक बार इसका आंसर कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है दैट मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल कॉम्पोजिशन होगा सेल का, उसको मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी, तो वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन and allows to facilitate the particles across the membrane. Okay, अब so if the plasma membrane ruptures, internal composition will be disturbed. Okay, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल था ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कॉम्पोजिशन को मेंटेन करती है सेल का, और अगर वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इंटरनल जो कॉम्पोजिशन होगा सेल का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? Moving forward, question number 3 is what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल की कंडीशन, सेल की लाइफ, सेल का जो प्रेजेंस है वो कैसी होगी अगर उसके अंदर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus को रिमूव कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या होता है। तो जितनी भी चीजें सीक्रेट होती हैं उन सब का जो पैकेजिंग होती है, क्योंकि सिक्रेशन अलग अलग तरीके से किसी ना किसी चीज की सिंथेसिस हो रही होती है। अगर मैं बात करती हूँ राइबोसोम्स की तो वहां पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके अंदर किसकी सिंथेसिस हो रही होती है, लिपिड्स की। तो जो सिंथेसिस होती है उसको पैकेजिंग का जो काम करती है वो कौन करता है, तो वो करती है गोल्जी एपरेटस। ओके, तो जो चीजें सिंथेसिस हो रही होती हैं किसी ऑर्गेनल के थ्रू, वो सब पैकेज कहाँ होती है, डिस्पैच कहाँ होती है, तो उसका फंक्शन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो अगर रिमूव कर दिया जाएगा उसकी प्रेजेंस को, गोल्जी बॉडी को हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो डिस्पैचिंग हो रही थी, जो पैकेजिंग हो रही थी, वो भी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ये डायग्राम है गोल्जी एपरेटस का, इसके अंदर हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटेरियल्स। देख लेते हैं इसका आंसर। द गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए उसका नाम रफ है, क्योंकि सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है राइबोसोम्स के अटैच होने से। और वहां पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। अब जो पैकेजिंग होगी, जो सिक्रेशन हुआ है किसका, जो सिंथेसिस हुई है प्रोटीन की, उसकी पैकेजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा गोल्जी बॉडी। ओके, तो गोल्जी एपरेटस आल्सो हेल्प्स इन द सेल फॉर्मेशन। सेल की फॉर्मेशन भी में भी हेल्प करती है गोल्जी बॉडी। सो इफ देयर विल बी नो गोल्जी एपरेटस, द सेल्स विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज, डिस्पैच द मटेरियल। डिस्पैच नहीं हो पाएगा, पैकेजिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये हमको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड से हम ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एनर्जी की सिंथेसिस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, तो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जब एनर्जी की सिंथेसिस होगी, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, पावर हाउस बोला जाएगा। क्योंकि कोई भी लाइफ प्रोसेस कर लो, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमको क्या होती है, एनर्जी की होती है। तो एनर्जी की सिंथेसिस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
which are essential for many cellular activities. cellular activities मतलब जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो रहा हो, न्यूट्रिशन हो रहा हो, कोई भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सेल के अंदर ही तो होंगे, सेल की हेल्थ से ही होंगे। तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाएगा। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसकी दो फोल्डिंग्स होती हैं, इनर फोल्डिंग्स भी होती हैं और आउटर फोल्डिंग्स भी होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर फोल्डिंग्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेस्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? क्या क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट? पहले आपको क्वेश्चन समझ आया कि प्रोटीन्स की और लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, किस ऑर्गेनेल के अंदर हो रही है, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये चीज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है आपने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर ये जो ER है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ER, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। तो एक होगा SER और एक होगा RER। RER की फुल फॉर्म होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम से समझ आ रहा है रफ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स अटैच होंगे, इसके कारण उसका जो टेक्सचर है वो क्या हो गया है? रफ हो गया है। स्मूथ टेक्सचर है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या अटैच नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कि लिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सिंथेसिस कहाँ होगी और प्रोटीन्स की मेकिंग कहाँ होगी। तो जब ये इसके अंदर जो रफ बात की जा रही है ना स्टूडेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या अटैच हो जाते हैं? राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो सरफेस है का टेक्सचर है वो क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। तो यहाँ पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, मतलब राइबोसोम्स वो साइट होगा जहां पे क्या सिंथेसिस होगा? प्रोटीन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर द साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका फॉर्मेशन होगा, किसकी मेकिंग होगी? तो वो होगी लिपिड्स की। ओके, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ये डायग्राम है। अब आप देख रहे होंगे कि अब ये देखो, ये एक सरफेस है किसकी? ये पूरा का पूरा अगर मैं डायग्राम की बात करती हूँ तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि ER। मगर इस ER के अंदर आप ये जो छोटे छोटे से ये पर्पल कलर की जो बॉल्स आपको दिख रही है ना, ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। ये क्या है? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जब अटैच हुए हैं और राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस कर देंगे। समझ आया? ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब ये राइबोसोम जब इस सरफेस से अटैच हुए हैं तभी तो इसकी सरफेस रफ हमको दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वो एकदम स्मूथ उसका टेक्सचर हमको दिख रहा है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी मेकिंग होती है? तो लिपिड्स की होगी। ओके, समझ आया? देखते हैं इसका आंसर। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER के अंदर दोनों का सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स, whereas the rough endoplasmic reticulum helps in the synthesis of protein। यहाँ तक बात समझ आई कि किस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑर्गेनेल क्या लिखे। अगर बात आती है साइट कौन सी है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? राइबोसोम्स जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे
राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम इस चीज को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अटैच, मगर साइट हमेशा क्या होगी प्रोटीन सिंथेसिस की, तो दैट इज राइबोसोम्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो क्लास की जो सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर की ये पार्ट 3 था आज सेल चैप्टर का, और आज हमने इसमें 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं, मतलब टोटल हमने 15 क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी के कवर कर लिए हैं। ओके, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू सो मच।